नमो नमः दोस्तों। हम लोगों ने पीछे काव्य के हेतु पढ़े। उन हेतुओं में क्या था कि काव्य होने के लिए जो कारण है उसमें से सबसे पहले शक्ति होनी चाहिए, दूसरा निपुणता होनी चाहिए और तीसरा अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तब एक काव्य का उद्भव होता है, काव्य लिखा जाता है। फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, काव्य लिखा तो जाता है, हो जाता है, पर ये काव्य आखिर होता कैसे, वो निकल के आता है तो कैसा होता है। तो बताते हैं यहाँ पे कि वह जो काव्य होता है तत् अदोषौ, वो दोष से रहित होता है। सगुणौ, गुण से युक्त होता है। अनलंकृति पुनः क्वापि, अलंकृति का मतलब है कहीं कहीं पर अलंकार न होना। नए समास के कई अर्थ होते हैं, जिसमें एक अर्थ होता है अल्प, कम होना। तो यदि कहीं पर अलंकार कम है, बहुत न्यून है, तो भी चलेगा। ठीक है, अलंकार आवश्यक तत्व है, पर वो होना ही चाहिए ऐसी भी अपेक्षा नहीं है। यदि वो कम है या नहीं है तो भी चलेगा, पर दो चीजें होनी चाहिए। जो शब्दार्थ है वही काव्य है। शब्दार्थ को इन्होंने प्रधान रखा, वो विशेष्य पद है। विशेषण तीन है यहाँ, शब्दार्थों के तीन विशेषण हैं। वो है अदोषौ, सगुणौ और अनलंकृति। अनलंकृति प्रथम व्यक्ति द्विवचनांत है। जिस तरीके से अदोसौ है, अदोसा अदोसौ, ठीक है, सगुण सगुणौ, वैसे अनलंकृति ही अनलंकृति, ये शब्दार्थों का विशेषण है। और इन्होंने कहा है ये कंडीशनल है। अनलंकृति जो है ये जरूरी नहीं कि हो ही अलंकार, ठीक है, पर ये जो दो विशेषण हैं ये होने ही चाहिए। क्या? दोष से रहित और गुण से सहित शब्दार्थ ही काव्य होता है। प्रायः अलंकारों से युक्त होना चाहिए। आगे देखिए, दोष गुणालंकाराः वक्ष्यन्ते क्वापि इत्यनेन एतदाह यत् सर्वत्र सालंकारो क्वचित् स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि। सूत्र में अदोष, शब्दार्थ, गुण, अलंकार, ये सारे शब्द आए हैं ना। अब इसी को ये कह रहे हैं कि इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि सामान्य पाठक पूछेगा ना ये गुण क्या होता है, अलंकार क्या होता है, शब्दार्थ क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि दोष गुण अलंकार वक्ष्यन्ते, बताऊंगा आगे। इन्होंने कहा जो मैंने सूत्र में क्वापी शब्द लिखा है उसका मतलब ये है कि क्वापी इत्यनेन एतदाह, ये कह रहा है वृत्तिकार या सूत्रकार कि यत् सर्वत्र सालंकारो, सभी जगह पर जो शब्दार्थ हैं वो सालंकार होने चाहिए। क्वचित तो यानी कहीं कहीं पर स्फुटालंकार विरहेपि। मुझे जुकाम है, आंखों में पानी आ रहा है, एक मिनट जरूर रुकिए, इसे ठीक कर लूँ। हाँ, फिर कहा कि न काव्यत्व हानि, यदि कहीं पर अलंकार व्यक्त रूप से नहीं है तो भी अलंकार के न होने पर काव्य होता है। स्फुट शब्द का अर्थ होता है झटिति प्रतीति। झटिति प्रतीति का मतलब हमारे अवधि में बोला जाता है, झट शब्द आता है जल्दी के लिए, संस्कृत में भी आता है झट शब्द जल्दी के लिए। झटिति, झटिति का मतलब होता है तुरंत, तत्काल, जल्दी से, शीघ्र, ऐसा अर्थ होता है। तो जल्दी से प्रतीत हो जाना। और जल्दी कब प्रतीत होगा? जब वो व्यक्त रूप से रहेगा। जैसे कोई लड़की है जिसने बिंदी लगा रखी है और वो बिंदी बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि यदि आप उससे 3-4 कदम पे हों तब तो आपको दिखेगी, और यदि आप 7-8 कदम उससे दूर हैं तो वो बिंदी दिखती ही नहीं, इतनी छोटी है। तो जब आप 7-8 कदम पे रहेंगे तो वो जो बिंदी है वो कैसी रहेगी? वो अस्फुट रहेगी, यानी कि झटिति प्रतीति का अभाव रहेगा, जल्दी से आपको पता नहीं चलेगा। और यदि वही बड़ी बिंदी लगा रखी हो तो आप 10 कदम पे भी हैं तो आपको दिखाई देगा। तो वो क्या है? वो है झटिति प्रतीति। तो इन्होंने कहा कि क्वचिद स्फुटालंकार विरहेपि, यानी कि व्यक्त अलंकार के विरह होने पर भी काव्यत्व हानि न, कविता की हानि नहीं होती, यानी कि तब भी वो कविता रहती है यदि वहां पर कोई स्फुट अलंकार नहीं है तो भी। ठीक है, अब उदाहरण समझिए।
इन्होंने कहा कि यह कौमार हरः स एव ही वरः ता एव चैत्रक्षपा ते चोन्मीलित मालिती सुरभयः प्रौढ़ा कदम्बानिला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोधसी वेतसी तरुतले चेता समुत्कंठते। वृत्ति में इन्होंने कहा है कि अत्र स्फुटो न कश्चिद अलंकार रसस्य च प्राधान्यान्नालंकारता। दो वाक्य कि अत्र स्फुटो न कश्चिद अलंकार, यहाँ पर कोई स्फुट रूप से अलंकार नहीं है। अच्छा, जब अलंकार नहीं है तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि अलंकार न होने पर भी काव्य को काव्य कहते हैं, कविता कविता होती है। ठीक है। पहले इसका एक बार अर्थ देख जाओ। यह कौमार हरः, पहले थोड़ा प्रसंग जान लो फिर अर्थ समझने में अच्छा है क्या कि एक युवती है जो कि अपने पति के साथ में, नायक के साथ में कभी नर्मदा के किनारे तट पे रमण किया करती थी, बैठती थी। ठीक है। अब क्या हुआ है, कुछ दिन बाद ये लोग फिर मिले हैं। ये हो सकता है घटना तब की होगी जब शादी के पहले की, अब शादी के बाद फिर मिले हैं और उसी जगह पे फिर से गए बैठे हैं। तो वो जो नायिका है वो कह रही है, अपने मन में सोच रही है और नायक से बोल रही है कि यह कौमार हरः, यह का मतलब है जो, कौमार हरः का मतलब होता है कौमार्य का हरण करने वाला। ठीक है। एक समय ऐसा होता है ना जब हम किशोरावस्था को लांघ जाते हैं, और लांघ कब जाते हैं, किसी के साथ। तो इसी को उन्होंने कहा कि कौमार हरा, जिसने मेरे कौमार्य का हरण किया था। ठीक है। जिसने हमें यौवन की दहलीज में प्रवेश कराया था। ठीक है। वह, सह का मतलब है वह, एव का मतलब है ही, कि वह ही यह वरह, ये वही वर है, पति है। ता एव चैत्र क्षपाह, क्षप शब्द का अर्थ होता है रात्रि, चैत्र का मतलब होता है चैत का महीना। चैत का महीना बड़ा अच्छा होता है, अभी चल रहा होगा। तो कहते हैं चैत्र क्षपा, रात बड़ी अच्छी होती है, हवा चल रही होती है। तो कहते हैं ये वही चैत की रात्रियां हैं। कहते ते चोन्मीलित मालती सुरभय, और ये वही उन्मीलित का मतलब खिलती हुई, मालती का मतलब है चमेली या वन का एक विशेष फूल होता है, वो फूल की सुरभया यानी सुगंधी। ठीक है। तो बोली ये वही सुगंधी है खिलते हुए कलियों की। और बोले प्रौढ़ा कदम्बा नीला, ये वही कदम्ब के पेड़ हैं जिनसे हवा आ रही है। ठीक है। एक मिनट। ठीक है कि प्रौढ़ा कदम्बा नीला, प्रौढ़ा का संबंध आप दोनों से जोड़ सकते हो। प्रौढ़ का मतलब होता है उच्च, गाढ़ी, वृद्ध, ऐसा अर्थ होता है। तो सुरभयः प्रौढ़ाः और कदम्बा नीलाः प्रौढ़ाः, मतलब जो बहुत हल्की खुशबू नहीं आ रही कि पता ही न चल रहा हो, प्रौढ़ खुशबू आ रही है, मतलब अच्छी खासी खुशबू आ रही है मालती की। और कदम्बा नीलाः, कदम्बस्य अनिलाः यानी कि वायु, हवा, वो कैसी, वो भी प्रौढ़ है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हल्की हवा चल रही हो, अच्छी हवा चल रही है जो मतलब मनोहर हो, अच्छी लगे। ठीक है। कुछ लोग कहेंगे हल्की हवा ही अच्छी लगती है, हल्की से यहाँ बहुत हल्की है। ठीक है। यानी अच्छी खासी चल रही हवा। ठीक है। सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ, और कहते सा च एव अस्मि, कहते हैं कि वह, सा का मतलब वह ही मैं हूं जो पहले थी, यहां बैठा करती थी। तथापि यानी कि फिर भी, तत्र यानी कि उस विषय में, कहां पे, या उस स्थान पे, तत्र कहां, रेवा रोधसी, रेवा का मतलब है नर्मदा नदी, रेवा नदी, और उसका रोध का मतलब है जो नदी को रोक के रखता है ना, उसे बोलते हैं रोध, यानी तट। तट ही तो नदी को रोक के रखता है, अगर तट तोड़ दो तो नदी इधर उधर हो जाए। ठीक है, बह जाए, मतलब कुल मिलाकर के ये जो नदी को बांध के रखती है, रोध के रखती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं रोधस, और किनारे के लिए ये आता है, उस पर रूढ़ है ये शब्द। ठीक है, योग रूढ़ है। तो रेवा रोध का मतलब क्या हुआ,
नर्मदा नदी के तट पर, सप्तमी विभक्ति का है। और कहाँ? वेतसी तरुतले। वेतसी का मतलब है, वेतस लता एक होती थी, बेत जिसे बोलते हैं, उसके नीचे। तरु का मतलब है पेड़, तले का मतलब है तरे, तर का मतलब होता है नीचे। तो कहते हैं वेतस लता के नीचे और नर्मदा नदी के किनारे, उसके घाट पर, सुरत व्यापार लीला विधौ। सुरत का मतलब होता है, सुरत व्यापार का मतलब ये समझ लो कामुक चेष्टाएं, ठीक है, और उनमें उस विधि में युक्त होना, लीला करना, ठीक है। तो क्या हो रहा है? चेता समुत्कंठते, कि जो मेरा मन है वो लालायित हो रहा है। समुत्कंठते का मतलब जुड़ रहा है, मन मचल रहा है कि फिर से वही करें, ठीक है, जैसे बैठे रहते थे वैसे बैठे रहें नदी में पैर डाल के उस वेतस लता के नीचे। तो ये क्या है, समझने योग्य यहाँ बात ये है कि आपने सुना होगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। क्यों अच्छा लगा? ये अच्छा लगा ना, आनंद आया ना, तो यही है कविता। ये शब्दार्थ है और ये गुण के साथ में है, ठीक है, दोष रहित है। इन शब्दों में कोई दोष भी नहीं है, इसके अर्थ में भी कोई दोष नहीं है, ठीक है, और ये गुणवान है, ठीक है। और यहाँ अलंकार नहीं है। साहित्य दर्पणकार ने यहाँ दो अलंकार दिखाए हैं, ठीक है, पर वो अलंकार खींच तान करके बनते हैं, ठीक है। विभावना और विशेषोक्ति नामक दो अलंकार दिखाए हैं, पर जितनी संभावना विशेषोक्ति की है उतनी ये संभावना विभावना की भी है। इसलिए यहाँ पर कोई एक अलंकार स्फुट हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये स्फुटालंकार विरह है यहाँ पर। और फिर भी ये काव्य है। कुछ लोग अलंकार को काव्य का आवश्यक तत्व मानते हैं, यानी वो अलंकार है तो काव्य है, अलंकार नहीं तो काव्य नहीं। तो इन्होंने इस वाले पक्ष पे थोड़ा नरमी बरती कि नहीं, अलंकार यदि नहीं भी है या कम भी है तो चलेगा, बस अच्छा लगना चाहिए, आनंद आना चाहिए, ठीक है, रस आना चाहिए। ठीक है, रस आना चाहिए। चलिए, इन्होंने कहा रसस्य च प्राधान्य ना अलंकारता। एक अलंकार होता है रसवद अलंकार, जहां पर रसाभास होता है, वहां पे रसवद अलंकार होता है। तो इन्होंने कहा कि आभास नहीं है, चूंकि यहाँ पर सीधे सीधे रस है, श्रृंगार रस, इसलिए रसस्य च प्राधान्य ना अलंकारता, यहाँ अलंकारता भी नहीं है। अलंकारता क्यों नहीं? एक तो सामान्य अलंकार होते हैं जो, वो तो नहीं है, पर एक रसवद अलंकार अलग से बताया गया है कि जहां पर रस का आभास हो उसे रसवद अलंकार मान लेते हैं। पर चूंकि यहाँ आभास नहीं है, व्यक्त रूप से रस की प्रतीति है, इसलिए रस की यहाँ प्रधानता है। आभास का मतलब होता है गौण रूप से होना, पता चलना कि अच्छा हल्का हल्का कोई रस आ रहा है, पर यहाँ हल्का हल्का नहीं है, पूरा पूरा रस आ रहा है। इसीलिए रसस्य यानी रस की, प्राधान्यात का मतलब है प्रधानता के कारण, ना का मतलब है नहीं, अलंकारता का मतलब अलंकारत्व। यहाँ पर अलंकारता नहीं है, यानी कि यहाँ अलंकार नहीं मानना चाहिए, ठीक है। हम्म, समझ गए होंगे आप। चलिए, इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है।